नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। महामैराथन सीरीज, विश्व इतिहास का महामैराथन सीरीज प्रारंभ हो चुका है। पहला महामैराथन वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूं, विश्व इतिहास का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए विश्व इतिहास का महामैराथन सीरीज है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं महामैराथन सीरीज का तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 महामैराथन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह जो महामैराथन सीरीज है विश्व इतिहास के लिए है, विश्व इतिहास का। और यह जो आपका महामैराथन सीरीज चल रहा है विश्व इतिहास का, जो पीजीटी इतिहास के लिए, टीजीटी इतिहास के लिए और जूनियर इतिहास के लिए बेस्ट सीरीज है, ठीक है। और यह विश्व इतिहास का महामैराथन सीरीज है जो आप लोगों के लिए काफी लाभकारी रहेगा। तो जो लोग पीजीटी इतिहास की तैयारी जो भी लोग कर रहे हैं वो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी या पीजीटी हिस्ट्री का जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है, जिसमें पीजीटी और टीजीटी हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी आप लोग को कराई जाएगी। पूरा का पूरा एनसीईआरटी नोट्स दूंगा, एनसीईआरटी सीरीज दूंगा, एनसीईआरटी का सब कंप्लीट लेक्चर्स वीडियो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और लेकिन अगर आप लोग केवल नोट्स चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, केवल टेस्ट सीरीज चाहते हैं पीजीटी हिस्ट्री के लिए, टीजीटी हिस्ट्री के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 799 रुपए का है केवल नोट्स के लिए, ठीक है। लेकिन इस 1499 रुपए में 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं विश्व इतिहास का महामैराथन सीरीज। और इसके पहले आप लोगों ने पुनर्जागरण काल को देखा था। एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जो भी लोग इस सीरीज को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहूंगा, विश्व इतिहास से संबंधित अगर आपके प्रश्न पत्र में 10 क्वेश्चन भी आए तो मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं 5 या 6 क्वेश्चन आपको इस महामैराथन सीरीज से मिलेंगे। मैं 5 या 6 मैं बहुत कम बोल रहा हूं, आप समझ लीजिए कि 90% प्रश्न विश्व इतिहास के हमारे महामैराथन सीरीज से आएंगे। चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी तैयारी कर रहे हैं या जूनियर की तैयारी कर रहे हो, यह बात आप जान लीजिए। जितना भी प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूं, जितनी भी सीरीज मैं आपको बता रहा हूं, यह सभी महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड आपको सारे के सारे मटेरियल मिलेंगे, ठीक है। तो यह पुनर्जागरण की सीरीज हम लोगों ने देख लिया था, पुनर्जागरण भी देख लिया था और अमेरिका की क्रांति भी हमने इसके पहले वाले महामैराथन में हमने देख लिया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम भी देख लिया था। आज हम फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में देखेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्लास आप लोगों का होने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और जो लोग हमारे पेड मेंबर हैं उनको यह पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति आज का यह जो चैप्टर है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लें लिंक, ठीक है। फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस में किस तरह से राजनीतिक परिवर्तन आया, किस तरह से फ्रांस में क्रांतिकारियों ने फ्रांस को पूरी तरह से गणतंत्र बनाया, इसके बारे में यह आपका चैप्टर है। फ्रांस की राज्य क्रांति 1769, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। फ्रांस की राज्य क्रांति 1769 में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। 1779 क्षमा करिएगा 1789 में, 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। प्रश्न ऐसे आता है कि किसके समय में, किस शासक के समय में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां? यह जान लीजिए लुई 16वां जो था फ्रांस का शासक था और उसके समय में फ्रांस की राज्य क्रांति होती है 1789 में। और लुई 16वां को फांसी की सजा हो जाती है, फांसी की सजा। वहां के सामंत जो थे लुई 16वां को फांसी की सजा दे देते हैं। तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 हुई लुई 16वां के शासनकाल में। इस समय फ्रांस में क्या था? सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतशाही व्यवस्था थी, ठीक है। तो देखिए घटना क्या होता है जब फ्रांस की राज्य क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो सबसे तात्कालिक कारण यह था कि फ्रांस में बास्तिल का कारागार, बास्तिल एक टाउन था, वहां के कारागृह के फाटक को बंदी तोड़ देते हैं। क्रांतिकारी जो होते हैं वो बास्तिल के कारागार को के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा देते हैं। और यह घटना 14 जुलाई 1789 को होती है। तो 14 जुलाई 1789 को ही एक महान क्रांति फ्रांस में आ जाती है।
ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस क्या है? तो 4 जुलाई है। अमेरिका का 4 जुलाई और फ्रांस का 14 जुलाई, दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। यह फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा क्या था? समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा। ठीक है, यह फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा था। जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं सभी सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पीजीटी के लिए भी देखिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जूनियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, जूनियर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यह बात ध्यान रखिएगा। मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन किसका है? लुई 14वां का है। लुई 14वां का है। लुई नाम से कई शासक हुए, लुई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16। तो यह लुई 14वां का नारा था, यह मैं ही राज्य हूं, मेरे ही शब्द कानून है। दरअसल ये बहुत ही ज्यादा निरंकुश शासक था लुई 14वां। ठीक है, राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी। फ्रांस में एक पार्लमा नामक संस्था थी जो राजा की निरंकुशता को अंकुश लगाने के लिए संस्था बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, पार्लमा नामक संस्था। यह जो सामंतों की संस्था थी जो फ्रांस के शासक पर अंकुश लगाती थी, नियंत्रण लगाती थी। और इस पार्लमा नामक संस्था में कितने सदस्य थे? तो 17 सदस्य थे। ठीक है, इसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित था। दरअसल ये पार्लमा नामक जो संस्था थी यह एक तरह से न्यायालय का काम करती थी और इसमें कुल 17 सदस्य थे और ये 17 सदस्य जो थे वो कुलीन वर्ग के थे। कुल मिलाकर इस संस्था में कुलीन वर्गों का वर्चस्व था। कुलीन वर्ग के लोग ही इस संस्था में जाते थे। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने कराया था? लुई 14वें ने कराया था। लुई 14वां कराया था। अरे वही लुई 14वां है जो कहा था मैं ही राज हूं, मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? लुई 14वां ने। देखिए लुई 14वां वर्साय में शीश महल का निर्माण करवाता है और वर्साय को राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित करता है। ठीक है, तो बहुत ही निरंकुश शासक रहता है। लेकिन लुई 16वां के समय में फ्रांस के शासन पद का पूरी तरह से तख्ता पलट हो जाता है। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। ठीक है, यह जो डेट है यह ध्यान रखिएगा, 1774 फ्रांस की गद्दी पर बैठा कौन? लुई 16वां। और इसी को फांसी की सजा हो जाती है। लुई 16वां की पत्नी थी मेरी एंटवानेट। यह कहां की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऐसे प्रश्न आता है कि लुई 16वां की पत्नी मेरी एंटवानेट कहां की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि किसे कहा जाता है? राष्ट्र की समाधि वर्साय के भड़कीले राज दरबार को कहा जाता है। वर्साय के शीश महल को, वर्साय के भड़कीले राज दरबार को क्या कहा जाता है? राष्ट्र की समाधि कहा जाता है। दरअसल फ्रांस में जो बुद्धिजीवी वर्ग रहते हैं वह इसका विरोध करते हैं कि वर्साय में इतना बड़ा राजमहल का निर्माण हो रहा है, शीश महल का निर्माण हो रहा है, क्यों हो रहा है? यह राष्ट्र की समाधि है। दरअसल लोगों का खून पसीने की जो कमाई है टैक्स के रूप में सरकार के पास जा रहा है, शासक के पास जा रहा है और वह अपना ऐसा आराम पर वह चीजें खर्च कर रहा है। तो राष्ट्र की समाधि, वहां के बुद्धिजीवी वर्ग ने राष्ट्र की समाधि किसे कहा है? वर्साय के भड़कीले राज दरबार को कहा है। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। अंत में जब राज्य क्रांति हो गया तो लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी की सजा हो जाती है। टैले और टीथ, देखिए दो कर हैं, एक है टैले और दूसरा है टीथ। टैले एक प्रकार का भूमि कर था, मैं बता चुका हूं, और टीथ वह कर था जो चर्च लगाता था, चर्च सामान्य जनता पर लगाता था। टीथ एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च लगाता था सामान्य जनता पर। और टीथ जो था उपज का कितना होता था? 1/10 भाग होता था, 1/10 भाग होता था। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति के 3 विचारक हैं, 3 विचारकों का नाम अपने दिमाग में रखिएगा, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। 3 विचारक हैं फ्रांस के राज्य क्रांति के, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। इन तीनों विचारकों को अपने मस्तिष्क में दिमाग में रखिएगा और साथ ही साथ यह भी दिमाग में रखिएगा इनकी रचनाएं क्या हैं, इनकी रचनाएं क्या हैं, यह भी अपने मस्तिष्क में रखिए। वॉल्टेयर जो था इसका स्वभाव कैसा था? तो यह चर्च का विरोधी था, चर्च का विरोधी था। ठीक है, वॉल्टेयर। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। तो दोनों बातें ध्यान रखिए। वॉल्टेयर वह व्यक्ति था जो धार्मिक रूप से जो
अंधविश्वास था उसे हटाना चाहता था और यह चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में क्या लाना चाहता था? प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था लाना चाहता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त करके प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था लाना चाहता था रूसो। ठीक है, अगला देखिएगा, देखिए वॉल्टेयर जो चर्च का विरोधी था, उसने एक बातें कही थी, बहुत बड़ी बात उसने कही थी। उसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह उक्ति किसकी है? वॉल्टेयर की है। यह वक्तव्य किसका है? वॉल्टेयर का है। यह वक्तव्य वॉल्टेयर का है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है। रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। अब देखिए, हमने बताया है कि फ्रांस की राजक्रांति के 3 नायक कौन है? वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। वॉल्टेयर की जो रचना है लेटर्स ऑन इंग्लिश है। मॉन्टेस्क्यू की रचना जो है स्पिरिचुअल ऑफ लॉ, कानून की आत्मा। ठीक है, और रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तीनों बातें ध्यान में रखिएगा। कानून की आत्मा जिसे स्पिरिचुअल ऑफ लॉ कहते हैं, यह किसकी रचना है? तो मॉन्टेस्क्यू की रचना है। तो 3 विचारक, 3 रचना, ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू की रचना है, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया है। देखिए, कानून की आत्मा, स्पिरिचुअल ऑफ लॉ, ये जो पुस्तक है मॉन्टेस्क्यू का पुस्तक है। और इस पुस्तक में है क्या? इस पुस्तक में सरकार के 3 अंगों के बारे में बताया गया है। अरे सरकार के 3 अंगों पर ही तो पूरा शासन व्यवस्था चलता है भाई। हमारे वहां भी मॉन्टेस्क्यू का इस सिद्धांत का पालन किया गया है। तो देखिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। कानून की आत्मा, स्पिरिचुअल ऑफ लॉ पुस्तक मॉन्टेस्क्यू में, स्पिरिचुअल ऑफ लॉ जो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, उसी में सरकार के 3 अंगों के बारे में बताया गया है। और यह क्या है? यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, मतलब शक्ति का बंटवारा, पावर का बंटवारा। ठीक है, डिवाइडेशन ऑफ पावर। तो यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सब तीनों सरकार के 3 अंग हैं और सबके कार्य जो शक्ति है उसका बंटवारा कर दिया गया है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो इसमें क्या है? कानून की आत्मा नामक पुस्तक में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को दिया गया है। फ्रांस की राज्य क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था। ठीक है, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। और स्वतंत्रता और बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यह फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा था। ठीक है, और यह नारा किसने दिया था? किस वर्ग ने दिया था? क्या अभिजात वर्ग ने दिया था? बिल्कुल नहीं। फ्रांस की जो बहुसंख्यक जनता थी, मध्यम वर्गीय लोगों का यह नारा था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो है वह 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसे 3 स्टेट्स बोलते हैं। प्रथम जो स्टेट्स है वह है पादरी। पहला वर्ग क्या था? पादरी वर्ग। द्वितीय वर्ग जो था अभिजात वर्ग का मतलब कुलीन वर्ग। ठीक है, और जबकि तीसरा वर्ग जो था वह था कृषक वर्ग। ठीक है, कृषक वर्ग में बहुत कृषक वर्ग, दास वर्ग, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, सब इसी, शिल्पी, सब उसी में आ जाते थे तीसरे वर्ग में। ठीक है, तो पहला वर्ग पादरी वर्ग था, तीसरा अभिजात वर्ग था और तीसरा जो था सामान्य जनता। इसमें देश की 90% जनता तीसरे वर्ग में थी। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा जो टैक्स भी देना पड़ता था, सबसे ज्यादा क्या पूरा का पूरा टैक्स कौन देता था? ये तीसरे वर्ग की जनता ही सबसे ज्यादा टैक्स देती थी। सबसे ज्यादा क्या? पूरा टैक्स, जो भी राजस्व का बोझ था, कर का बोझ जो था, वह तीसरे वर्ग पर लाद दिया गया था। जबकि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग टैक्स देने के अधिकारी थे, टैक्स देने के योग्य थे, लेकिन टैक्स नहीं देते थे। टैक्स कौन देता था? सामान्य जनता देती थी, जिसमें व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान सभी थे। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे थी। फ्रांस की मुद्रा जो थी वह लिब्रे थी, ध्यान में आप लोग रखिएगा। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की अधिवेशन की शुरुआत होती है। मापदौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कौन था? हर्डर महोदय सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के क्या थे? जनक थे। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म होता है। कहां होता है? कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में नेपोलियन का जन्म होता है। जन्म तिथि और जन्म वर्ष दोनों बातें ध्यान रखिएगा नेपोलियन के बारे में। कहां पर? कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में इनका जन्म होता है। नेपोलियन के पिता का नाम कौन था? कार्लो बोनापार्ट इनके पिता का नाम था। नेपोलियन ने कहां शिक्षा प्राप्त की थी? तो ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में नेपोलियन को शिक्षा मिली थी। ठीक है, 1796 में नेपोलियन ने
देखिए, नेपोलियन ने 1796 में नेपोलियन ने इटली में एक हस्तक्षेप किया। उसने इटली में हस्तक्षेप करके ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया। मतलब ऑस्ट्रिया का शासन किस पर था? इटली में था, और इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर देता है। कौन? 1796 में। मतलब ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त कर देता है इटली के ऊपर से 1796 में। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? 1799 में। 1799 में फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत हो जाता है, और 1799 में ही उसी वर्ष नेपोलियन फ्रांस का प्रथम कौंसिल बनता है। नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसिल बनता है, और 1802 में जीवन भर के लिए कौंसिल बन जाता है। ठीक है, और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है। लगातार उसका क्या हो रहा है? लगातार उसका प्रमोशन हो रहा है, तो उसके प्रभाव में वृद्धि हो रही है। देख रहे हैं ना, 1796 में इसने इटली में हस्तक्षेप करके ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर देता है। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कर देता है 1799 में। 1799 में ही पहली बार कौंसिल बनता है। 1802 में जीवन भर के लिए कौंसिल बन जाता है, और 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना देता है। ठीक है, इस तरह से लगातार परिवर्तन हो रहा है नेपोलियन के जीवन में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहते हैं? आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को कहते हैं। मतलब फ्रांस जो भी कुछ है ना, इसकी शुरुआत किसने किया था? फ्रांस में आधुनिकीकरण की शुरुआत किसने किया था? अर्थव्यवस्था सुधारने का प्रयत्न किसने किया था? तो नेपोलियन ने किया था। इसीलिए नेपोलियन को फ्रांस का आधुनिक निर्माता कहते हैं। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को क्या कहा? बनियों का देश। बनियों का देश का मतलब होता है व्यापारियों का देश। व्यापारियों का देश कहा नेपोलियन ने। किसको? इंग्लैंड को। ठीक है, और ऐसा उसने व्यंग में कहा। ऐसा उसने क्या कहा? व्यंग में कहा ऐसा। नेपोलियन की पत्नी थी जोजेफाइन। नेपोलियन की पहली पत्नी थी जोजेफाइन। इसकी पहली पत्नी थी जोजेफाइन, लेकिन इसने क्या कर दिया? जोजेफाइन को तलाक दे दिया, और तलाक देकर किससे शादी किया? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी किया। नेपोलियन की पहली पत्नी जोजेफाइन थी, और दूसरी पत्नी जो थी मोरिया लुइसा थी। मोरिया लुइसा जो कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, ट्रफलगर का युद्ध। देखिए, ट्रफलगर का युद्ध कब होता है? 21 अक्टूबर 1805 को ट्रफलगर का युद्ध होता है। यह तिथि ध्यान में रखिएगा, 21 अक्टूबर 1805 को ट्रफलगर का युद्ध होता है। 21 अक्टूबर 1805 को किसके बीच में? इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में ट्रफलगर का युद्ध होता है 21 अक्टूबर 1805 को। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी? तो 1800 में। 1800 में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। कुल मिलाकर इसने अपना संविधान बनवाया, और इसी संविधान को लागू होना था पूरे फ्रांस में, लागू भी करवाया। तो इस संविधान को क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड। ठीक है, नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। अच्छा देखिए, नेपोलियन को नील नदी का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? नेपोलियन और अंग्रेजी कमांडर के बीच में। नेपोलियन और इंग्लिश सेना के कमांडर के बीच में यह युद्ध हुआ था, और इस युद्ध को क्या कहते हैं? नील नदी का युद्ध कहते हैं। नील नदी का युद्ध कहते हैं। नेपोलियन और अंग्रेजी बेड़े के नायक थे नेल्सन। मतलब नेपोलियन और नेल्सन के बीच में युद्ध हुआ, नील नदी का युद्ध हुआ। नेपोलियन और नेल्सन के बीच में नील नदी का युद्ध हुआ, और इसमें क्या हुआ? हाँ, नेपोलियन की क्या हुई? पराजय हो गई। नेपोलियन की पराजय हो गई। नेपोलियन पूरी तरह से नील हो गया, ऐसा समझ लीजिए। नेपोलियन, नेल्सन, नील नदी के युद्ध और नील। ठीक है, यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया। अब यह देखिए, अब हो रहा है नेपोलियन का पतन, पूरी तरह से पतन हो रहा है। ठीक है, 1813 में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा गया था। कौन? एक लोग मिलकर नहीं हराए थे नेपोलियन को, यूरोप के सभी राष्ट्र मिलकर नेपोलियन को हराते हैं। कब? 1813 में। कहां पर हराते हैं? लिपजिंग नामक स्थान पर हराते हैं, और हराने के बाद क्या करते हैं? उसको एल्बा के टापू पर भेज देते हैं। एल्बा के टापू पर बंदी बना लेते हैं। ठीक है, 1813 में यूरोप के राष्ट्र मिलकर लिपजिंग नामक स्थान पर नेपोलियन को हराते हैं, और उसे एल्बा के टापू पर बंदी बना लेते हैं। परंतु वह एल्बा के टापू से भाग निकला और पुनः जाकर फ्रांस गया, और वहां पर फिर से सम्राट बन गया। ठीक है, पहली बार। अब दूसरी बार क्या होता है? दूसरी बार भी मित्र राष्ट्रों की सेना नेपोलियन को हराती है। कब? 18 जून 1815 को। 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया जाता है नेपोलियन को। 18 जून 1815 को नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में बंदी बना लिया जाता है, और उसे कहां भेजा जाता है? अब दूसरी बार उसे भेजा जाता है सेंट हेलेना द्वीप। दूसरी बार भेजा जाता है सेंट हेलेना द्वीप।
पहली बार में कहाँ भेजा गया था? एल्बा के टापू पर भाग निकला। दूसरी बार भेजा जाता है सेंट हेलेना द्वीप और यहाँ से नहीं भाग पाता है और 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन को लिटिल कार्बोनेल के नाम से जाना जाता है, यह इसका उपनाम है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था भैया? कैसे पतन हुआ, क्यों पतन हुआ नेपोलियन का? इसके पतन का सबसे बड़ा कारण यह था कि इसने रसिया पर आक्रमण किया था। इतना बड़ा देश रसिया पर आक्रमण करना, रूस पर आक्रमण करना नेपोलियन के पतन का सबसे बड़ा कारण था। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। यह नेपोलियन जो था इंग्लैंड के पीछे पड़ा हुआ था कि किस तरह से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को चरमराया जाए, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था का नाश किया जाए, यह सोचता था नेपोलियन, ठीक है। और अंतिम में इंग्लैंड बाकी मित्र राष्ट्रों का सहयोग लेकर नेपोलियन को ही ध्वस्त कर दिया, ठीक है। तो इंग्लैंड के खिलाफ नेपोलियन ने एक व्यवस्था शुरू की थी, महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था का मतलब यह है कि इंग्लैंड को पूरी तरह से अकेला छोड़ देना यूरोप में, ठीक है, मतलब कि कोई इससे व्यापार न करे, ऐसा कुछ था महाद्वीपीय व्यवस्था में। तो नेपोलियन ने यह महाद्वीपीय व्यवस्था बनाई थी, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरुआत किया था नेपोलियन ने, ठीक है। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। अब यह जो देखिए, जब ये सभी यूरोप के राष्ट्र मिलकर नेपोलियन को हराए तो यह किस समझौते के तहत हराए थे? वियना कांग्रेस समझौता के तहत सभी राष्ट्र मिल गए। तो यह था फ्रांस की राज्य क्रांति जो आपकी खत्म हुई। और इसी तरह से सारे चैप्टर्स में आप लोगों का कंप्लीट कराऊंगा। और यही मैं बोल रहा हूं कि जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, ठीक है, ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और विश्व इतिहास से संबंधित यह महामैराथन सीरीज है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जो भी लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कोर्स है बीपीएससी पीजीटी के लिए, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है, जिसमें आप लोग को सब कुछ मटेरियल मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 का मटेरियल आपको मिलेगा। टीजीटी पीजीटी की बात कर रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी जूनियर्स कंप्लीट कोर्स है हिस्ट्री का, 1499 रुपया, और वो भी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है, जिसमें आप लोग को पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, पावर पॉइंट नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ आप लोग को मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेगा। और अगर आप लोग टीआरई 3.0 के लिए पूरा का पूरा नोट्स चाहते हैं, केवल नोट्स चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 799 रुपए में टीआरई 3 के लिए आपको सारा का सारा नोट्स, सारा का सारा टेस्ट सीरीज आपको मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन यह सुविधा जो रहेगी आपकी परीक्षा होने तक रहेगी, और यह जो सुविधा रहेगी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। अब फैसला आपको करना है, जो भी आप चाहें ले सकते हैं, ठीक है। इटली का एकीकरण, अब देखिए इटली का एकीकरण, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। इटली का एकीकरण, अब हम जो अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं वह है इटली का एकीकरण, मतलब यूरोप का एक राष्ट्र इटली का एकीकरण कैसे हुआ। मैं आपको इस चैप्टर का मतलब यह है कि यह जो इटली देश है, एक समय ऐसा था कि इटली जो था अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो गया था, अलग अलग रियासतों में विभाजित हो गया था। तो इसको एक किया गया, इसको एक करने के लिए इसके अलग अलग भाग को, अलग अलग रियासत को क्या एकीकरण करने के लिए भी आंदोलन चले। तो उससे संबंधित यह आपका चैप्टर है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। अब देखिए 13 रियासत थे, 13 राज्य थे इटली में। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कितने राज्य थे? 13 राज्य थे, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। इटली के एकीकरण का जनक कौन है? इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजनी है, और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण के जनक कौन है? तो जोसेफ मैजनी, ठीक है। मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था? मैजनी का जन्म हुआ था जिनेवा में, जिनेवा में इनका जन्म होता है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था ऑस्ट्रिया। अरे ऑस्ट्रिया वही है ना जिसने इटली में कब्जा करके बैठा था भैया, यही ऑस्ट्रिया है जो इटली का अधिग्रहण करके बैठा था। और 1794 में नेपोलियन ने इटली में आक्रमण करके ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया, मतलब ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व इटली पर से समाप्त किया था। तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक क्या था? कौन था? ऑस्ट्रिया, ठीक है। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमेंट राज्य ने अगुवाई की थी। मैं आपको बता दूं, जैसे इटली में कुल 13 राज्य थे, उसी 13 राज्यों में एक राज्य था सार्डिनिया पिडमेंट, सार्डिनिया पिडमेंट आपका राज्य था। और इस राज्य ने
अगुवाई किया कि सभी राज्य मिलकर इटली में शामिल हों। ठीक है, एक राज्य देश बना इटली। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमेंट राज्य ने अगुवाई किया था। ठीक है, सार्डिनिया पिडमेंट। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया, मतलब विश्व पटल पर इसने इस समस्या को रखा। किसने? काउंट काबूर ने। ठीक है, इटली की एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को कहा जाता है। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं, गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? अब देखिए, इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? कुछ 3 क्रांतिकारियों के नाम बताऊंगा जो इटली की एकीकरण से संबंधित हैं। वह है जोसेफ मैजनी, जो इटली के एकीकरण के संस्थापक हैं, जोसेफ मैजनी। फिर है काउंट काबूर, जिसने इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया और विश्व पटल पर उठाया। और फिर गैरीबाल्डी, जिन्हें इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। ठीक है, जोसेफ मैजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को। देखिए, एक संस्था जोसेफ मैजनी ने बनाया था, यंग इटली। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मैजनी ने किया। और इसी यंग इटली से प्रभावित होकर हमारे देश में भी यंग इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने किया था यंग इंडिया की स्थापना? महात्मा गांधी जी ने किया था। लाला लाजपत राय ने भी किया था यंग इंडिया की स्थापना। ठीक है, यंग इंडिया नाम का नामक पत्रिका भी निकाला था। वैसे लाला लाजपत राय प्रभावित थे इससे, जोसेफ मैजनी से। ठीक है, कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो गीवर्टी। गीवर्टी जो था कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक थे। एकदम चुना हुआ प्रश्न मैं लाया हूं, यह जान लीजिए। इटली के एकीकरण से संबंधित अगर प्रश्न आया ना, 10 प्रश्न भी आ जाए, 10 प्रश्न क्यों आएगा यार, अगर 2 प्रश्न आ जाए ना, तो मैं दोनों में मान के चलता हूं यहीं से आएगा। यह बात आप जान लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारा मटेरियल मिलेगा आप लोग को। 1499 रुपए की सीरीज है। टीआरई 3 के लिए, 4 के लिए 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आप सारा मटेरियल ले सकते हैं, क्लास 6 से लेकर 12 का। विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया का शासक था। अरे वही सार्डिनिया पिडमेंट जिसने इटली के एकीकरण की अगुवाई की थी। तो वहां का शासक कौन था? विक्टर एमेनुअल। ठीक है, इटली की एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी। लोम्बार्डी भी था और सार्डिनिया भी था, दोनों राज्यों के नाम ध्यान रखिएगा। लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, इटली राष्ट्र का जन्म कब होता है? 2 अप्रैल 1860। 2 अप्रैल 1860 को इटली राष्ट्र का जन्म होता है। 2 अप्रैल 1860 को, मतलब सभी 13 राज्य मिलकर इटली राष्ट्र बनाते हैं 2 अप्रैल 1860 को। 1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया जाता है। जब देश बन जाएगा तो राजधानी तो बनेगी ना, तो रोम को क्या बनाया जाता है? संयुक्त इटली की राजधानी बनाया जाता है। कब? 1871 में। 1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बनाया जाता है और 2 अप्रैल 1860 में इटली राष्ट्र का जन्म हो जाता है। जोसेफ मैजनी, बहुत ही बढ़िया ओजस्वी पंक्ति थी। ओजस्वी इनका मंतव्य था, जो अक्सर परीक्षा में आता है। और यह तो एकदम सुना सुनाया चीज है। ठीक है, जिसे आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। और मैं फिर बात वही दोहरा रहा हूं कि लाला लाजपत राय जोसेफ मैजनी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और जोसेफ मैजनी को गुरु मानते थे, क्योंकि जोसेफ मैजनी का स्वभाव भी क्रांतिकारी स्वभाव था। और वह लोगों को, जोसेफ मैजनी क्या करता था? क्रांतिकारियों को उपदेश देता था, क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित करता था। ठीक है, तो देखिए, जोसेफ मैजनी ने एक बात कही है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? तो जोसेफ मैजनी का है। एकदम इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा, स्टार के साथ याद रखिए। इस तरह की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में काउंट काबूर ने किया था। इटली का एकीकरण किया था 1871 में। किसने? काउंट काबूर ने, मतलब अंतिम रूप से। इटली की एकता का जन्मदाता कौन है? इटली का एकता का जन्मदाता कौन है? नेपोलियन है भैया, नेपोलियन है। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन है। ठीक है, अब देखिए, इटली के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, समाप्त हो गए। अब हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। जर्मनी भी खंड खंड में विभाजित था। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? बिस्मार्क का है। बिस्मार्क, जिसने जर्मनी की एकीकरण किया। जर्मनी खंड खंड में बटे हुए जर्मनी का एकीकरण किया। अच्छा, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। हालांकि यह भी बातें गलत हैं।
बिस्मार्क जी को जर्मनी का सरदार पटेल कहना चाहिए, क्योंकि कठिन काम जर्मनी का एकीकरण करना नहीं था, कठिन काम भारत का एकीकरण करना था। 562 देशी रियासतों का एकीकरण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, 562 देशी रियासतों का एकीकरण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक इतने बड़े अखंड भारत का एकीकरण उन्होंने किया। यह जितना इस इतनी बड़ी समस्या को सुलझाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये जर्मनी का एकीकरण जो कम से कम 1/4 भी हमारे देश के क्षेत्रफल का नहीं है, जर्मनी का एकीकरण। क्या जर्मनी का एकीकरण इतना बड़ा कठिन था? कठिन तो था, वही मैं बोल रहा हूं। बिस्मार्क जी को कहना चाहिए कि वह जर्मनी के क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, न कि भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहना चाहिए। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। देखिए, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। प्रसा के शासक, प्रसा जो था राज्य था जर्मनी का, तो प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था कौन? बिस्मार्क। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा था। देखिए, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा था। और प्रसा के शासक विलियम प्रथम का कौन प्रधानमंत्री था? ये था बिस्मार्क। तो बिस्मार्क यह चाहता था कि प्रसा जो है ये जर्मनी का एकीकरण करना है, मतलब प्रसा का जो राज्य है वह जर्मनी के बाकी राज्यों को विजित करके उसका एकीकरण कर दे। ठीक है, तो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का एकीकरण चाहता था। किसके नेतृत्व में? प्रसा के नेतृत्व में। ठीक है, और यह प्रसा का क्या था? प्रधानमंत्री था। कौन? बिस्मार्क। ठीक है, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 में पहनाया गया। ठीक है, ये सब काम किसके वजह से हो रहा है? बिस्मार्क की वजह से हो रहा है भाई। इसीलिए कहा जाता है जब अच्छा प्रधानमंत्री मिल जाए, अच्छा सेनापति मिल जाए राजा को, तो वह काम अच्छा करेगा, उसको सही राय देगा। हर कोई मिर्जाफर की तरह या जयचंद्र की तरह गद्दार नहीं होता। ठीक है, तो देखिए, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 में पहनाया गया। 8 फरवरी 1871 को में पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से भय था। बिस्मार्क को सबसे ज्यादा भय किससे था? फ्रांस से भय था। फ्रांस से भय था, क्योंकि फ्रांस उसका समकक्ष था और वह उसका प्रतिद्वंदी था। ठीक है, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक कौन है? जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक कौन है? वही नेपोलियन बोनापार्ट है। हर देश में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक कौन हो जा रहा है? नेपोलियन बोनापार्ट हो जा रहा है। ठीक है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक लिस्ट को। फ्रेडरिक लिस्ट को आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कहते हैं जर्मनी में। ठीक है, 1815 से 1850 के बीच में जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। बताइए, ऑस्ट्रिया हर देश पर राज किया है। इटली पर, मतलब यूरोप के राष्ट्रों में इटली पर भी राज किया है। और उसके बाद जर्मन साम्राज्य पर भी ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। कब से कब तक था? 1815 से लेकर 1850 तक ऑस्ट्रिया का किस पर शासन था? जर्मन साम्राज्य पर। जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था 1815 से लेकर 1850 तक। ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था। मेटरनिख। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में, अब देखिए, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में कुछ दार्शनिकों की भूमिका थी जर्मनी की, मतलब जर्मनी के एकीकरण में कुछ दार्शनिकों की भूमिका थी। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में कुछ दार्शनिक लोगों की भूमिका थी। इसमें राके, बोमर और लसर आदि दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिस्मार्क की भूमिका तो थी ही, लेकिन इन दार्शनिकों की भूमिका भी एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में थी, राके, बोमर और लसर। ठीक है, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मई 1948 में। मई 1948 में फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन हुआ। अब देखिए, विलियम प्रथम जिसका प्रधानमंत्री बिस्मार्क था, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री कौन था? देखिए, प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क। रक्षा मंत्री कौन था? वान रून। और सेनापति कौन था? वान मॉल्टेक था। रक्षा मंत्री वान रून, सेनापति वान मॉल्टेक और प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क था। ठीक है, और बिस्मार्क के प्रयोजन से ही, बिस्मार्क के प्रतिबद्धता की वजह से, उसके साहस की वजह से, उसकी एकजुटता की वजह से जर्मनी का क्या हो पाया? एकीकरण संभव हो पाया।
23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रसा का क्या बन गया, चांसलर बन गया। 23 सितंबर 1862 को, ठीक है। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 को बिस्मार्क का जन्म होता है। कहां पर? जर्मनी के ब्रेडेनबर्ग में होता है। जर्मनी के ब्रेडेनबर्ग में इसका जन्म होता है 1 अप्रैल 1815 को। और 23 सितंबर 1862 को इसको बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर बना दिया गया, मतलब प्रमोशन कर दिया गया। विलियम प्रथम बिस्मार्क को क्या कहता था? बाजीगर कहता था, बाजीगर, जो किसी से न हारा, ठीक है, बाजीगर कहा था विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को। सिराजुआ के युद्ध में, देखिए सिराजुआ का युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे समर्पण कर दिया। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता रहा हूं कि प्रसा जो जर्मनी है, जर्मनी कई राज्यों में बटा हुआ था, उसमें एक राज्य था प्रसा, जो बहुत ही जर्मनी का मजबूत राज्य था। और इसी का यहाँ पर प्रसा का जो शासक था विलियम प्रथम था, और वहां पर प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क था। तो बिस्मार्क ये चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, ठीक है। तो प्रसा ने किस पर आक्रमण किया था? ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया था। तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध होता है उसे सिराजुआ का युद्ध कहते हैं। ये जो सिराजुआ का युद्ध होता है 1866 में होता है। सिराजुआ का युद्ध जो होता है 1866 में होता है। तो पहला प्रश्न तो ऐसे ही आता है कि सिराजुआ का युद्ध कब हुआ था? तो सिराजुआ का जो युद्ध हुआ था वो 1866 में हुआ है। 1866 में सिराजुआ का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। तो इसमें जीत किसकी होती है? तो प्रसा की जीत होती है, ऑस्ट्रिया की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो सिराजुआ का युद्ध जो 1866 में फ्रांस और प्रसा के बीच में होता है, इसमें ऑस्ट्रिया क्या कर देता है? समर्पण कर देता है प्रसा के आगे। 23 अगस्त 1862 में प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। अब देखिए ऑस्ट्रिया भी जर्मन संघ में शामिल हो जा रहा है। कब? 23 अगस्त 1862 को। 23 अगस्त 1862 में ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ, ठीक है। फ्रांस व प्रसा के बीच में सेडान का युद्ध होता है 15 जुलाई 1870। फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध होता है 15 जुलाई 1870 को होता है। इस युद्ध को क्या कहते हैं? सेडान का युद्ध कहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग नेपोलियन तृतीय ने, मतलब नेपोलियन तृतीय नेपोलियन को ही कहा जा रहा है, जो वाटरलू के युद्ध में हार गया, ठीक है। तो नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 को, नहीं वो नहीं है, नेपोलियन तृतीय बाद का शासक है, नेपोलियन के बाद का शासक है, ठीक है, वह नहीं है। वो तो 1815 में ही खत्म हो गया था, 1521 में खत्म हुआ था नेपोलियन। तो नेपोलियन तृतीय अलग शासक है। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे समर्पण कब किया था? 1 सितंबर 1870 को प्रसा के आगे समर्पण कर दिया था नेपोलियन तृतीय, जो फ्रांस का शासक था। तो फ्रांस और प्रसा के बीच में सेडान का युद्ध होता है 15 जुलाई 1870। 15 जुलाई 1870 को सेडान का युद्ध होता है फ्रांस और प्रसा के बीच में, और फ्रांस का शासक रहता है नेपोलियन तृतीय, जो प्रसा के आगे समर्पण कब कर देता है? 1 सितंबर 1870 को। 15 जुलाई 1870 को सेडान का युद्ध होता है, और 1 सितंबर 1870 को यह क्या कर देता है? समर्पण कर देता है नेपोलियन तृतीय प्रसा के आगे, ठीक है। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राजाभिषेक कहां किया था? वर्साय के राजमहल में किया था। वर्साय के राजमहल में विलियम प्रथम का राजाभिषेक होता है। वर्साय कहां था? फ्रांस में। अरे वही वर्साय का राजमहल किसने बनवाया था? लुई 14वें ने बनवाया था, ठीक है। वहां विलियम प्रथम का राज्याभिषेक होता है। कौन करता है? बिस्मार्क करता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 को फ्रांस व प्रसा के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाती है, 10 मई 1871 में। सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को होता है। उसके बाद आपको कई सारी संधियां होती हैं, संधियों के बारे में देख लीजिएगा। सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को होता है, और 1 सितंबर 1870 को नेपोलियन तृतीय मतलब फ्रांस समर्पण कर देता है 1 सितंबर 1870 को, ठीक है। अब समर्पण कर देता है तो उसके बाद राज्याभिषेक होता है वर्साय के राजमहल में। उसके बाद 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रसा के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, 10 मई 1871 में, ठीक है। और सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया है। समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया है? सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने किया है, ठीक है। और यह रॉबर्ट ओवेन जो थे विचारक थे, ये कहाँ के थे? वेल्स के थे, वेल्स।
ठीक है। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता कौन है? आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन है। रॉबर्ट ओवेन वही व्यक्ति हैं जिसने समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स जो थे वह आपके जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, अब कार्ल मार्क्स कुछ पुस्तकें लिखे हैं। कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था दास कैपिटल, फिर उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दो पुस्तक उन्होंने कार्ल मार्क्स ने लिखा था। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कौन है? फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक हैं सेंट साइमन। सेंट साइमन फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक हैं। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 में लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो ये सब देखिए, ये सब सारे टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया के मजदूर एक हों, यह नारा किसका था? कार्ल मार्क्स का था। कार्ल मार्क्स का यह नारा था, दुनिया के मजदूर एक हों। ठीक है। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? रूस के शासक को जार कहा जाता है। जार, रूस के शासक को जार कहा जाता है। और जारशाही व्यवस्था का अंत कब हुआ था? 1917 में हुआ था, जब रशिया की क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी और इसी क्रांति के फलस्वरूप जारशाही व्यवस्था का अंत हो गया। ठीक है। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है और यही अलेक्जेंडर द्वितीय का एक नाम निकोलस द्वितीय भी है। तो रूस का अंतिम जार, रूस का अंतिम जार जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। ठीक है। और रूस के जो अंतिम जार हैं वह है जार निकोलस द्वितीय। यह आपके अंतिम जार है, आखिरी जार है। और जार किसे कहा जाता है? रूस के शासक को जार कहा जाता था। ठीक है। 1917 में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। पहले विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गई थी 1917 में, इसीलिए 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या हुई? पराजय हो गई, जिसकी वजह से 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है। मतलब लोगों को यह पता चल गया यह प्रथम विश्व युद्ध में रशिया हार जा रहा है, तो यह सही नहीं है किसी हिसाब से। ठीक है। तो वहां के लोगों को भी मौका मिल गया, वहां के क्रांतिकारियों को। और 7 नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व हुआ। किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व हुआ। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन, लेनिन था। ठीक है। और यह बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 7 नवंबर 1917। तो यह तिथि भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। और बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन। लेनिन ने चेका का संगठन, लेनिन के चेका का संगठन किसने किया था? लेनिन ने चेका का संगठन ट्राटर्स्की ने किया था। ट्राटर्स्की, लेनिन के होगा, हाँ। लेनिन के चेका का संगठन किसने किया था? ट्राटर्स्की ने किया था। तो रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कैसे हुई थी? बम विस्फोट से हुई थी। बम विस्फोट से अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या हो गई थी। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय का था और यही रूस का अंतिम जार था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किस जाति की है? तो स्लाव की है। सबसे अधिक संख्या रूस में किसकी है? तो स्लाव लोगों की है। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय है। टॉल्स्टॉय। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शून्यवाद का जनक कौन है? तुर्गनेव है। रूसी साम्यवाद का जनक, रूसी साम्यवाद का जनक कौन है? तो प्लेखानेव। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानेव को माना जाता है। प्लेखानेव। ठीक है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी? 1903 में। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में होती है। कहां? रूस में। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में होती है। यह दल 2 गुटों में विभाजित था। ये जो सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में कहां होती है? रूस में होती है। तो ये जो सोशल डेमोक्रेटिक दल है यह 2 दलों में विभाजित था, एक बोल्शेविक और एक होते हैं मेंशेविक। ये जो बोल्शेविक होते हैं ये आमतौर पर ये साम्यवादी व्यवस्था को मानते हैं और मेंशेविक जो होते हैं वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था को मानते हैं। ठीक है। तो 1903 में सोशल डेमोक्रेटिक दल 1903 में इसकी स्थापना हुई थी, रूस में हुई थी। ठीक है। और ये दोनों दल किस भाग में विभाजित था? बोल्शेविक और मेंशेविक। ठीक है।
बोल्शेविक जो थे साम्यवादी व्यवस्था और मेंशेविक जो थे वह प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को मानते थे। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक होता है। मतलब अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यह होता है, बोल्शेविक का मतलब बहुसंख्यक और मेंशेविक का मतलब अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था, लेनिन। ठीक है। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। यह अप्रैल थीसिस क्या है? तो यह 16 अप्रैल 1917 में एक क्रांतिकारी योजना है। 16 अप्रैल 1917 में एक क्रांतिकारी योजना है। किसकी योजना थी? लेनिन की थी, जो बोल्शेविक दल का नेता था। ठीक है। तो इसकी योजना को ही हम अप्रैल थीसिस कहते हैं। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। लेनिन ने 1921 में रूस में क्या किया? नई आर्थिक नीति लागू किया। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहते हैं? स्टालिन को माना जाता है आधुनिक रूस का निर्माता। लेनिन की मृत्यु कब होती है? तो 1924 में होती है। 1924 में लेनिन की मृत्यु होती है। तो ये सब लेनिन से संबंधित कई सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। इनकी मृत्यु कब होती है? 1924 में होती है। ठीक है। 1921 में इन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की और यह इनकी एक घटना, इनकी एक योजना थी, इनकी एक क्रांतिकारी योजना थी जिसको अप्रैल थीसिस कहते हैं। 16 अप्रैल 1917 में इनकी एक क्रांतिकारी योजना थी जिसको अप्रैल थीसिस भी कहा जाता है और यह बोल्शेविक दल के थे। बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बहुसंख्यक होता है। तो ये सब सारी बातें ध्यान में रखिएगा। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस पेन है, टॉमस पेन। ठीक है। मदर की रचनाकार कौन है? मैक्सिको गोर्की, मैक्सिको गोर्की। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक है ट्राटस्की, ट्राटस्की महोदय हैं। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। पहले विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। क्योंकि रसिया जो रूस था वह भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और रसिया की पराजय हो जाती है पहले विश्व युद्ध में। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का जो आजीवन साथी रहा है वह है फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स कार्ल मार्क्स का मित्र था। ठीक है। रूसी क्रांति, सारे क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं तो छोड़िए, टॉपिक को छोड़िए, टॉपिक वाइज नहीं देखा जाएगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं, कई सारे। ठीक है। इसको मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका था लेकिन इसे जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया था? 8 फरवरी 1871 को। ये जो तिथि है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ये ध्यान रखना होगा आपको। बिस्मार्क को सबसे अधिक डर किसे था? तो फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी की आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। 1815 से 1850 के बीच में जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। 1815 से 1850 तक जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? मेटरनिख है। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर और लसर इन दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1848 में। 1848 में फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन हो गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री, अब देखिए विलियम प्रथम के शासनकाल में जो प्रधानमंत्री था वह कौन था? बिस्मार्क। रक्षा मंत्री कौन था? वान रून। ठीक है। और सेनापति कौन था? वॉन मोल्टेक। वॉन मोल्टेक जो था सेनापति था। ठीक है। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क जो क्या बना? फ्रांस का चांसलर बना। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क का प्रमोशन हो जाता है, पदोन्नति हो जाता है और यह क्या बन जाता है? फ्रांस का चांसलर बन जाता है। बिस्मार्क का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 को। बिस्मार्क का जन्म होता है कहाँ? ब्रेडेनबर्ग में। ब्रेडेनबर्ग कहाँ है? जर्मनी में है। बिस्मार्क प्रथम ने, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहता था? वह बाजीगर कहता था, बाजीगर। विलियम प्रथम बिस्मार्क को बाजीगर कहा करता था। सिराजुआ का युद्ध होता है 1866 में। सिराजुआ का युद्ध होता है, ये किसके किसके बीच में होता है? ऑस्ट्रिया। सिराजुआ का जो युद्ध होता है यह ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में होता है 1866 में। इसमें ऑस्ट्रिया क्या कर देता है? प्रसा के आगे समर्पण कर देता है। ठीक है। 23 अगस्त 1862 में प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो जाता है।
फ्रांस व प्रसा के बीच में सेडान का युद्ध होता है 15 जुलाई 1870 को। सेडान का युद्ध होता है फ्रांस व प्रसा के बीच में। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे समर्पण कब कर देता है? 1 सितंबर 1870 को प्रसा के आगे समर्पण कर देता है नेपोलियन तृतीय। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में करवाया था। फ्रैंकफर्ट की संधि होती है 10 मई 1871 को। फ्रांस व प्रसा के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। तो ये क्रम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, आपसे बता दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए, फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध होता है 15 जुलाई 1870 को युद्ध होता है। नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का शासक रहता है उस समय, उसने प्रसा के आगे समर्पण कर देता है 1 सितंबर 1871 को। मतलब 15 जुलाई 1870 को युद्ध होता है और 1 सितंबर 1870 को नेपोलियन जो है समर्पण कर देता है, नेपोलियन तृतीय, ठीक है, समर्पण कर देता है। और फ्रैंकफर्ट की संधि जो होती है 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रसा के बीच में हो जाती है। सेडान के युद्ध के बाद क्या हो जाता है? जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, एकदम इंपॉर्टेंट है। और आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता कौन है? तो रॉबर्ट ओवेन है, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स ने 2 पुस्तकें लिखी थी, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कौन है? तो सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 में फेबियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में होती है। दुनिया के मजदूर एक हों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। रूस के शासक को जार कहा जाता है और जारशाही व्यवस्था का अंत 1917 में हुआ था। जार मुक्तिदाता के नाम से कौन जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार कौन था? जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। अच्छा, 1917 में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कि प्रथम विश्व युद्ध में रसिया की पराजय हो जाती है, रूस की पराजय हो जाती है और यही रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण बन गया। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। बोल्शेविक क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का प्रारंभ हुआ और इसका नेता लेनिन था। 7 नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति का प्रारंभ हुआ। लेनिन ने चेका का संगठन कब किया? ट्राटर्स्की ने। लेनिन के चेका का संगठन किसने किया? ट्राटर्स्की ने किया। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कैसे हो गई थी? बम विस्फोट से इनकी हत्या हुई थी। एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। रूस में सबसे अधिक संख्या किसकी है? स्लाव लोगों की। रूस में सबसे ज्यादा संख्या जो है स्लाव लोगों की है। स्लाव जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है रूस में, ठीक है। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है, ठीक है। शून्यवाद का जनक कौन है? तुर्गनेव है। शून्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तुर्गनेव, ठीक है। रूसी साम्यवाद का जनक कौन है? प्लेखानोव को माना जाता है रूसी साम्यवाद का जनक। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में हुई थी। 1903 में रूस में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में होती है। यह जो सोशल डेमोक्रेटिक दल है यह 2 गुटों में विभाजित था, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक, ठीक है। बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बहुसंख्यक होता है। मेंशेविक का अर्थ क्या होता है? अल्पसंख्यक होता है, ठीक है। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? बोल्शेविक दल का नेता था लेनिन। लेनिन जो था बोल्शेविक दल का नेता था, ध्यान में इसे आप रखिएगा। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की थी। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु कब होती है? 1924 में इनकी मृत्यु हो जाती है लेनिन की, और 1921 में यह आर्थिक नीति लागू करते हैं। अप्रैल थीसिस की घटना यह लेनिन से संबंधित है। 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी, इसे ही अप्रैल थीसिस कहा जाता है, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? टॉमस पेन है। मदर के रचनाकार कौन है? मैक्सिको गोर्की हैं। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ट्राटर्स्की हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का जो आजीवन साथी रहा है वह है फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये सब रिपीटेड हो गया था, तो अच्छे तरीके से आप लोगों का रिवाइज भी हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। अब हम औद्योगिक क्रांति से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। महा-मैराथन सीरीज बीपीएससी टीआरई 3.0 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। एक सीरीज में दे चुका हूं महा-मैराथन का विश्व इतिहास का, यह दूसरा सीरीज है, ठीक है।
औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ, किस देश में हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत? तो ये जान लीजिए, किस यूरोपीय देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है? तो इंग्लैंड में होती है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड के पास, देखिए, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में होती है, मतलब उद्योग धंधों का जो विकास होता है इंग्लैंड में होता है। अब क्यों नहीं होगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास? क्योंकि इसके पास उपनिवेश थे। भारत जैसा उपनिवेश अंग्रेज लोगों के पास था, अमेरिका था, अफ्रीका था, बहुत सारी उपनिवेश इनके पास थे। तो उपनिवेशों के कारण इनके पास कच्चे माल भी थे और पूंजी की अधिकता भी थी, इसीलिए औद्योगिक क्रांति का विकास इंग्लैंड में हुआ। ठीक है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो होती है वो सूती कपड़ा उद्योग से होती है। सूती कपड़ा उद्योग। अच्छा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से होती है? तो सूती कपड़े उद्योग से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकडम, देखिए, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो होती है कहाँ से होती है? इंग्लैंड से होती है। और किस उद्योग से होती है? सूती कपड़ा उद्योग से होती है। और सबसे पहले इंग्लैंड में भी, ये स्कॉटलैंड आपका इंग्लैंड का ही मतलब यह ब्रिटेन का ही भाग है। ब्रिटेन में कई देश हैं, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर वेल्स, ऐसे करके था। ठीक है। तो सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाई थी। पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। किसने? मैकडम नामक व्यक्ति ने, जो स्कॉटलैंड का था। ठीक है। स्कॉटलैंड के मैकडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। 1771 में ब्रिडले, इंग्लैंड का एक इंजीनियर था ब्रिडले। तो 1761 में ब्रिडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई थी। 1761 में ब्रिडले नामक इंजीनियर था जिसने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई थी, नहर बनाया था ब्रिडले। अच्छा, ये नहर क्यों बनाया गया था? कोयला खदान से लेकर, कोयला खदान में जो कोयले निकल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, फैक्ट्री तक कोयला की आपूर्ति होने तक, ठीक है, ये इसलिए यह नहर बनाई गई थी। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन बनाया था। ठीक है, 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप इंजन बनाया था। ठीक है। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। मतलब उस समय इंग्लैंड भी प्रगति कर रहा था औद्योगिक क्रांति में, और जर्मनी भी प्रगति कर रहा था। इसलिए इंग्लैंड और जर्मनी दोनों ही औद्योगिक क्रांति में एक दूसरे के क्या थे? प्रतिद्वंदी थे। तेज चलने वाले शटल का आविष्कार किसने किया था? 1733 में हुआ था। तेज चलने वाले शटल का आविष्कार 1733 में हुआ था। किसने किया था? जॉन ने किया था। ठीक है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हॉर्विट्ज ने किया था 1765 में। ये तो यह डेट आप भले, यह जो आपका ईयर है ये भले ना याद रहे आपको, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि किसका आविष्कार किसने किया। स्पिनिंग जेनी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आविष्कार हॉर्विट्ज ने किया था, ध्यान रखिएगा। तेज चलने वाले शटल का आविष्कार जॉन ने किया था। ठीक है। स्पिनिंग जेनी जो पानी की शक्ति से चालित होती थी, इसका आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट। नहीं, ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत है, थोड़ा सा गलत हो गया है। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? क्रॉम्पटन ने किया था 1776 में। स्पिनिंग म्यूल। घोड़े द्वारा चलाए जाने वाले करघे का आविष्कार, करघा है, करपा लिखा है, करघा है, घोड़े द्वारा चलाए जाने वाले करघे का आविष्कार किसने किया था? कार्टराइट ने किया था, कार्टराइट। ठीक है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन थे? हम्फ्री डेवी थे। इंग्लैंड में गृहयुद्ध चार्ल्स, अब देखिए इंग्लैंड में गृहयुद्ध की शुरुआत कब हुई थी? इंग्लैंड में जो गृहयुद्ध की शुरुआत हुई थी यह चार्ल्स प्रथम के समय में हुई थी। एकदम सीधे प्रश्न आता है कि किसके समय में इंग्लैंड में गृहयुद्ध की शुरुआत हुई थी? तो चार्ल्स प्रथम के समय में गृहयुद्ध की शुरुआत इंग्लैंड में होती है। और किस समय होती है, किस ईयर में होती है? 1642 में। 1642 में इंग्लैंड में गृहयुद्ध की शुरुआत होती है चार्ल्स प्रथम के समय में। ठीक है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब होता है? 1688 में। गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति से माना जाता है। यह 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति होती है, 1688 में होती है। उसमें इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय था। अच्छा, जिस समय इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति होती है 1688 में, उसमें इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय था। यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग, जेम्स द्वितीय उस समय इंग्लैंड के शासक थे। शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है 1756 से 1763 में होता है। गुलाबों का युद्ध कब होता है? इंग्लैंड में होता है गुलाबों का युद्ध। इसे देखिए, इसको कई नाम से बोला जाता है।
गोरखपुर क्रांति बोला जाता है, गुलाबों का युद्ध बोला जाता है, रक्तहीन क्रांति बोला जाता है। ये सब कब हुआ था? 1688 में होता है। ठीक है, तो गुलाबों का युद्ध कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जान को 1215 में, अब देखिए मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा जो का मतलब होता है अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। यह इसकी शुरुआत कैसे हुई थी देख सकते हैं। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जान को 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों की घोषणा पत्र था। मतलब 1215 में राजा जान थे, उनसे सामंतों ने हस्ताक्षर करवाया था और यह मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करना हो गया। मतलब यह सर्वसाधारण के अधिकारों की का घोषणा पत्र था कि सबका अधिकार सुरक्षित रहे, और सबका क्या? सामंतों का। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। ठीक है, ट्यूडर वंश, इस समय जो महारानी है वो किस वंश की है? ट्यूडर वंश की ही है। तो ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में जो संसद थी, मतलब और संसद में कौन बैठते थे? सामंत बैठते थे। तो संसद उनके हाथों की कठपुतली रही। कुल मिलाकर इंग्लैंड का जो ट्यूडर वंश था वह थोड़ा सा निरंकुश वंश रहा है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से है? ट्यूडर वंश से है। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब से कब तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। और कब हुआ था गृह युद्ध? 1642 में। 1642 में गृह युद्ध होता है। उसमें इंग्लैंड के शासक कौन थे? चार्ल्स प्रथम थे। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा हो जाती है, और जब गृह युद्ध समाप्त होता है तो चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा हो जाती है। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को, अब देखिए जब गृह युद्ध हो रहा था 1642 में गृह युद्ध हुआ था चार्ल्स प्रथम के समय में, ठीक है, तो उस समय जो राजा के जो समर्थक थे उनको कहा जाता था कैवेलियर, कैवेलियर, और संसद के जो समर्थक थे उसे राउंड हेड्स कहा जाता था। तो राजा के समर्थक कैवेलियर कहलाते थे और संसद के समर्थक जो थे राउंड हेड्स कहा जाता था। ठीक है, तो ये है पूरा प्रकरण। आइए अब वही चीजें कुछ दिया हुआ है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। औपनिवेशिक काल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से होती है। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैगडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाई, पक्की सड़कें बनाने की विधि खोज निकाली थी। 1761 में ब्रिडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक क्या कर दिया? नहर बनाया था। कब? मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाया था 1761 में। किसने? ब्रिडले नामक इंजीनियर ने। ठीक है, 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, 1814 में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? जर्मनी था। तेज चलने वाले शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप लोगों को। जेम्स जेनी का आविष्कार किसने किया था? अब देखिए यह आपका ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। ये देखिए स्पिनिंग व्हील का आविष्कार किसने किया था? क्रॉम्पटन ने किया था। ठीक है, घोड़े द्वारा चलाए जाने वाले करघा, ये करपा नहीं है करघा है, घोड़े द्वारा चलाए जाने वाले करघा का आविष्कार किसने किया था? कॉर्डराइट ने किया, कॉर्डराइट। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने किया था। इंग्लैंड में जो युद्ध हुआ था किसके समय में हुआ था? चार्ल्स प्रथम के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1642 में हुआ था, 1642 में। ठीक है, इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वह कब हुई थी? 1688 में। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं, गुलाबों का युद्ध भी बोलते हैं। जब क्रांति कब होती है? 1688 में होती है। उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे? जेम्स द्वितीय थे। गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय थे। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है। कब से कब तक होता है? 1756 से लेकर 1763 के बीच में होता है सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड देखिए यह आपका मैग्ना कार्टा है कि मैग्ना कार्टा जो है वह राजा जान को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है 1215 में। वहां के सामंत लोग मजबूर करते हैं और यह सर्वसाधारण के अधिकारों का क्या रहता है? घोषणा पत्र रहता है। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के समय में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रहती है। और एलिजाबेथ प्रथम जो थी वह किस वंश की थी? ट्यूडर वंश की थी। इस समय में भी जो रानी है वो ट्यूडर वंश की ही है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने साल तक चला था? 7 वर्ष तक चला था गृह युद्ध इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम को फांसी की सजा दे दी जाती है। कब? यही जो क्या बोलते हैं, जो गृह युद्ध के बाद 1642 में गृह युद्ध होता है और इसमें इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम रहते हैं। तो गृह युद्ध के बाद
इंग्लैंड के शासक को, राजा चार्ल्स प्रथम को क्या हो जाती है, फांसी की सजा हो जाती है। गृह युद्ध के दौरान राजा के जो समर्थक होते हैं उनको कैवेलियर कहा जाता है, और जो संसद के समर्थक होते हैं उनको राउंड्स हेड्स कहा जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, महामैराथन सीरीज बीपीएससी टीआरई 3.0 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। क्लासेस से लेकर 12 तक का पूरा तैयारी आपका कराया जाएगा केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट का, वो भी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। और जो लोग बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, वन लाइनर्स भी चाहते हैं, इसी तरह के सारे महामैराथन सीरीज का पूरा पीडीएफ चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस केवल 799 रुपया रखी गई है। ठीक है, लेकिन ये 1 ईयर का है और ये आपका परीक्षा होने तक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग।